मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। वेलकम करता हूं आपका दोस्त संदीप भट्ट बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और शो में। या रुकिए, शायद आज के दिन मुझे कहना चाहिए था वेरी हैप्पी मिकी मॉर्निंग। भाई किस सोच में पड़ गए आप कि आज आखिर मुझे हो क्या गया है? भाई कहीं सैटरडे फीवर आज थर्सडे को ही तो नहीं हो गया? अब क्या कहूं दोस्तों, आज दिन ही कुछ ऐसा है। आज के दिन यानी साल 1929 में वॉल्ट डिज्नी और यूबीई वर्क्स द्वारा निर्देशित कार्टून फिल्म द कार्निवल किड रिलीज हुई थी, जिसमें पहली बार हमारे छोटे से प्यारे से मिकी माउस बोलने लगे थे। मतलब ये कि उनकी फिल्मों को पहली बार आवाज मिल गई थी। जानते हैं दोस्तों उनके पहले शब्द क्या थे इस मूवी में? ये थे हॉट डॉग। अब सवाल उठता है कि आखिर वो आवाज किसकी थी जिसने मिकी माउस के किरदार में जान डाल दी थी? तो ये आवाज थी खुद वॉल्ट डिज्नी की। अब आपका मन करने लगा होगा कि आपका ये अजीज इतनी बातें करने लगा है तो क्यों नहीं आपको वो आवाज सुना देता है जो कहती है हॉट डॉग्स हॉट डॉग्स। तो लीजिए, सिर्फ आपके लिए सुनते हैं ये अनमोल शब्द। क्या हुआ? ये सुनने के बाद अब आपको हॉट डॉग्स टेस्ट करने का मन तो नहीं करा ना? दोस्तों इस फिल्म की रिलीज से पहले मिकी माउस अपनी फिल्मों में सीटी बजाते थे, हंसते थे, रोते थे या कुछ और तरीकों से हमें हंसाते थे, पर बातें करना तो उन्होंने यहीं से सीखा। ये कार्टून मूवी मिकी माउस सीरीज की 9वीं फिल्म थी। दोस्तों हमारा मिकी माउस कभी शरारती है, कभी शर्मीला है, कभी एडवेंचरस तो कभी दोस्तों का दुलारा है। मिकी माउस इस तरह से हमारी जिंदगी में उतरा हुआ है कि इतने कार्टून कैरेक्टर्स होने के बाद भी बचपन में ड्राइंग सीखते वक्त हम सबसे पहले मिकी माउस का ही चेहरा बनाना सीखते हैं। सही कहा ना? पर हम में से कई ये बात जानना चाहते होंगे कि जिस किरदार ने हम सभी को, चाहे फिर वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा, हर किसी को हंसते हंसाते लूटपोट किया हो, आखिर वो आया कब और कहां से? तो साथियों इसका पूरा क्रेडिट जाता है वॉल्ट डिज्नी और यूबीई वर्क्स को, जिन्होंने 1928 में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज में पहली बार मिकी माउस को क्रिएट किया। लेकिन दोस्तों जैसा हम सब जानते हैं कि हर बात के पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है, तो उसी तरह ये कहानी कैसे अलग हो सकती है? तो चलिए बैठते हैं अपनी टाइम मशीन में और ले चलते हैं आपको साल 1927 में। उस वक्त डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो यूनिवर्सल पिक्चर्स का एक भाग हुआ करता था। वॉल्ट डिज्नी ने यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए एक कार्टून कैरेक्टर बनाया था जिसका नाम था ऑसवाल्ड द लकी रैबिट। ये कार्टून कैरेक्टर बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इसकी और सीरीज बनाने का ऑर्डर दिया। पर साल 1928 में वॉल्ट डिज्नी ने यूनिवर्सल पिक्चर्स से कॉन्ट्रैक्ट का बजट बढ़ाने के लिए बातचीत करनी चाहिए। ये वो वक्त था दोस्तों जब ऑसवाल्ड का कार्टून कैरेक्टर ऑल टाइम हाई पर था। बजट बढ़ाने की बात करने पर वॉल्ट डिज्नी को यह बताया गया कि बजट बढ़ेगा तो नहीं, पर कम जरूर हो जाएगा। उन्हें यह भी बताया गया कि डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो के ज्यादातर एम्प्लॉयज को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने अपने साथ साइन कर लिया है, और तो और ऑसवाल्ड के सारे राइट्स यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास ही हैं। उस वक्त वॉल्ट डिज्नी नाराज हो गए और वापस आकर बस अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में लग गए। दोस्तों फिल्म 3 इडियट्स का डायलॉग याद है ना कि काबिल बनो, कामयाबी अपने आप आपके पीछे भागेगी। और यही वॉल्ट डिज्नी के साथ हुआ। उन्होंने खुद पर भरोसा रखा और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर यूनिवर्सल पिक्चर्स का साथ छोड़ दिया। उनके सच्चे साथी यूबीई वर्क्स भी उनके साथ हो लिए। फिर क्या था, वे दोनों दिन रात जुट गए एक ऐसा कार्टून कैरेक्टर डिजाइन करने में जो ऑसवाल्ड की जगह ले ले। उन्होंने इस कारण कई डिजाइन्स पर काम किया, पर वॉल्ट डिज्नी को कुछ भी रास नहीं आया। वो तो एक यूनिक किरदार की खोज में थे जो आए और सबके दिलों पर छा जाए।
फिर वॉल्ट डिज्नी को इंस्पिरेशन मिली अपने ही फार्म हाउस के एक पुराने पालतू चूहे से। उन्होंने ये बात UBE वर्क्स से बताई। UBE वर्क्स जब इस पर काम करने लगे तो उनकी नजर कुछ तस्वीरों पर पड़ी जिसमें वॉल्ट डिज्नी के पास एक चूहा दिखा। इस तरह UBE वर्क्स ने डिज्नी के लिए एक नया कैरेक्टर बनाया और उसका नाम रखा गया मॉर्टिमर माउस। पर दोस्तों, यहाँ एंट्री हुई वॉल्ट डिज्नी की वाइफ लिलियन की, जिन्हें ये नाम पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे बदलने को कहा। यार, बीवियों की बात तो इस दुनिया में शायद ही कोई टाल सकता है, तो हमारे वॉल्ट डिज्नी साहब कौन सी दूसरी दुनिया से थे? तो दोस्तों फिर क्या था, मॉर्टिमर माउस बन गया मिकी माउस। दोस्तों कहते हैं कि आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। अपने तजुर्बे से सीखते हुए वॉल्ट डिज्नी ने आगे चलकर अपने द्वारा बनाए गए कैरेक्टर्स के राइट्स कभी किसी और को नहीं दिए। दोस्तों, आज मिकी माउस लगभग 85 साल का हो गया है, पर उसके सर के बाल अभी तक सफेद नहीं हुए हैं। वो सालों से एक ही कपड़े पहने हुए है, पर हमेशा नया लगता है। मुझे तो वो सैंटा क्लॉस से भी ज्यादा प्यारा लगता है। आइए खुद वॉल्ट डिज्नी के मुंह से सुनते हैं मिकी माउस के बारे में। During the last few years, we've ventured into a lot of different fields, and we've had the opportunity to meet and work with a lot of wonderful people. I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mouse. Congratulations, Mr. Mickey Mouse. Congratulations to you. Born to be remembered, born to be remembered. दोस्तों, मिकी माउस की कहानी से आगे बढ़ते हुए अब एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करते हैं जिनकी जिंदगी एक परियों की कहानी जैसी थी। वो इतनी खूबसूरत थीं कि उन्हें एक फैशन की जानी मानी मैगजीन ने दुनिया की 10 सबसे सुंदर औरतों की लिस्ट में शामिल किया था। उन्हें फैशन आइकन भी कहा जाता था और यहाँ तक कि उनकी तुलना हॉलीवुड एक्ट्रेसेस से की जाती थी। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ जयपुर की राजमाता महारानी गायत्री देवी की। महारानी गायत्री देवी एक बहुत ही सफल पॉलिटिशियन भी रही हैं। चूंकि गायत्री देवी कूच विहार के महाराजा की बेटी थी, इसलिए शुरू से ही शानो शौकत में पली बढ़ी। आज ही के दिन यानी 23 मई 1919 को उनका जन्म हुआ था। प्यार से सभी उन्हें आयशा बुलाते थे। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि राजकुमारी होने के बाद भी महल में वो अपने भाइयों और बहनों के साथ बिल्कुल टॉम बॉय की तरह बड़ी हुई। अपनी माँ महारानी इंदिरा देवी के साथ वे अक्सर लंदन और बाकी यूरोपियन देशों में जाया करती थीं। इसी बीच उनकी मुलाकात जयपुर के महाराजा जय से हुई, जो कि एक बहुत बड़े पोलो खिलाड़ी भी थे। आगे चलकर साल 1939 में गायत्री देवी ने इन्हीं महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय से शादी की। और आयशा से महारानी गायत्री देवी बनकर सिटी पैलेस की चकाचौंध भरी जिंदगी में प्रवेश किया। दोस्तों, शादी के बाद जयपुर में महारानी गायत्री देवी ने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे। एक महारानी के रस्मों रिवाज से आगे बढ़कर वे पॉलिटिक्स में आई और 1962 में भारी सफलता के साथ लोकसभा का इलेक्शन जीता। पर इस सफर में चलते चलते उन्होंने अपनी माँ, भाई और पति को खो दिया। पर दोस्तों, पर्दे से पार्लियामेंट तक का राजमाता गायत्री देवी का सफर 29 जुलाई 2009 को जयपुर में उनकी मौत के बाद खत्म हो गया। वे उस वक्त 90 साल की थीं। उनकी मौत के पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने बारे में बताते हुए हम सबको जीने का सबक दिया। उन्होंने कहा कि वो हमेशा आज में जीती थीं। जब भी परेशानियों ने उन्हें घेरा, उन्होंने हमेशा वो किया जो वो कर सकती थीं। जिंदगी अनमोल है, उसे जिंदा दिली से जियो। दोस्तों, महारानी गायत्री देवी की कमी तो हमें हमेशा कचोटती रहेगी, पर वे अपने हजारों चाहने वालों के दिलों में हमेशा रहेंगी। आज राजमाता के जन्मदिन पर हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और सुनते हैं राजमाता का ये इंटरव्यू। Raja ji happened to come to Jaipur and I was told that I would have to appear in a public meeting and I would have to speak a few words. So even though I wasn't in Parda, but no question of the Maharani coming in a public meeting, so I was terrified, didn't know what to do or what to say. So as we were going to the meeting, I had a lady in waiting and her husband in the car. So I said, "Jane koi aayega ya nahi?" So she said, कि जयपुर में अगर दो बंदरे नाचते हैं तो सारी दुनिया आएंगे देखने के लिए. What a comparison! Sure enough, the whole thing was pulled, and I had 4 lines written out for me.
can't remember what they were, but anyhow, the gist of it was that here your Dhutara, Rajaji, he jumped like in the sky and listened to the words he got. So that's all it was. Terrified. Anyhow, so that time passed, and I get a letter to say would I be the candidate for Jaipur for the Swatantra Party in the coming Lok Sabha election. दोस्तों, जब बात यहाँ नारी के सम्मान, उसके साहस और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखने की हो रही थी, तो इस सफर में एक और नाम आज मैं जोड़ना चाहूंगा जो आज ही के दिन यानी साल 1810 में पैदा हुई थी। इनका कहना था कि यूं तो हर इंसान खास है, सबसे अलग है, पर हर सदी में कुछ ऐसे शख्स होते हैं जिनकी शख्सियत में उस सदी का मतलब छिपा होता है और अपने सदी में उनके होने का मकसद खुद को दूसरों के लिए मिसाल बनाना था, खासकर उस सदी की औरतों के लिए। साथियों, मैं जिक्र कर रहा हूं राइटर और क्रिटिक मार्गरेट फुलर की। कहते हैं कि मार्गरेट की बातें, उनके डिस्कशन लोगों की जिंदगियां बदल देते थे। हालांकि उनका केंद्र ज्यादातर औरतों के बारे में रहा। मार्गरेट की किताब वुमन इन द 19th सेंचुरी ने औरतों को नए सिद्धांत, आशाएं और दिशा दिखाई। इस किताब में उन्होंने लिखा, लेट एवरी वुमन हु हैज वंस बिगन टू थिंक, मतलब हर औरत जिसने सोचना शुरू कर दिया है उसे पहले खुद को टटोलना चाहिए। मार्गरेट का प्रभाव इतना ज्यादा था कि अमेरिका में औरतों को उसके पहले किसी और महिला ने इस तरह से प्रभावित नहीं किया था। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब वो पैदा हुई थी तो उनके पिता एक बेटा चाहते थे, पर देखिए ना, वो एक बेटे से बेहतर साबित हुई। मुझे इस बात से आश्चर्य होता है कि ये बेटा बेटी का भेदभाव उस सदी में भी था, और वो भी अमेरिका जैसे देश में। हम कब तोड़ेंगे इन बेड़ियों को, ये शायद खुद खुदा को भी मालूम नहीं होगा। खैर, उनके द्वारा साहित्य में किए गए कामों में जो सबसे महत्वपूर्ण हैं वो है समर ऑन द लेक्स, वुमन इन द 19th सेंचुरी, पेपर्स ऑन लिटरेचर एंड आर्ट वगैरह वगैरह। उन्होंने हमेशा महिलाओं की शिक्षा और उनके रोजगार पाने के अधिकार के हक में एक लंबी लड़ाई लड़ी, और उन्होंने न सिर्फ महिलाओं के हक में उनके लिए काम किया, बल्कि जेल में रह रहे कैदियों के रहन सहन में कई तरह के सुधार भी करवाए। दोस्तों, मैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की तरफ से इस नारी को इनके जन्मदिन पर सलाम करता हूँ, और हमारे देश की हर नारी को कहना चाहूंगा कि मार्गरेट फुलर आप सब में है, सिर्फ उन्हें पहचानने की देर है। अब जहां तक बात खुद को पहचानने की हो रही है, तो दोस्तों, हमारे अगले मेहमान बहुत खास हैं। अपनी चाहत को पहचानते हुए वो ऐसे रास्ते पर आज भी चल रहे हैं जिस पर चलने की हिम्मत शायद सब में नहीं है। मेरे बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के सफर के हम सफर दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रोमुलस अर्ल व्हाइटेकर की, जिन्होंने वाइल्ड लाइफ रिसर्च और भारत में नेचर को बचाए रखने के लिए एक मिसाल कायम की है। वैसे तो रोमुलस एक अमेरिकन है, पर उनका दिल पूरा हिंदुस्तानी है। वे जब पहली बार भारत आए तब बहुत छोटे थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कोडईकनाल से करी, और फिर वहीं पालनी के पहाड़ों के आसपास ट्रैकिंग करते करते उन्हें प्रकृति से बेहद लगाव हो गया। यही लगाव रोमुलस को सांपों और घड़ियालों के पास ले गया। बड़ी अजीब बात लगती है ना, जिनसे हम घबराते हैं, रोमुलस उन्हीं के पास जाते हैं। दोस्तों, इसी बीच रोमुलस पहले यूएस गए अपने आगे की पढ़ाई को पूरी करने के लिए। उसके बाद वो अमेरिका के मियामी शहर में गए ये सीखने के लिए कि सांपों का विष कैसे कलेक्ट किया जाता है। ये सब सीखकर रोमुलस भारत वापस आ गए, उसी जगह जहां से उन्होंने खुद को और अपनी चाहत को पहचाना था। दोस्तों, आज रोमुलस ने तमिलनाडु में स्नेक पार्क बनाया है। महाबलीपुरम में मशहूर मद्रास क्रोकोडाइल सेंटर की स्थापना की है, जहां क्रोकोडाइल्स को इस तरह बड़ा किया जाता है कि बाद में वो जंगलों में भेजे जा सके। और तो और वो एक बहुत बड़ा कैंपेन चला रहे हैं जिससे विलुप्त होते घड़ियालों को बचाया जा सके। साथियों, कितना नोबल कॉज है ना। यहाँ आज इंसान की प्रजाति को खत्म करना चाहता है, तो रोमुलस सांपों और घड़ियालों जैसे खतरनाक जीवों को बचाने के लिए ही जी रहे हैं। उनके शब्दों में उन्हें समझें तो वो कहते हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश तब होता हूँ जब मैं जंगल में सांपों, घड़ियालों और बाकी जानवरों को देख रहा होता हूँ।
Okay, we're sitting here at the Agumbe Rainforest Research Station in southern India. And the whole reason for setting up a research station right in the middle of the rainforest is kind of obvious. There hasn't been one yet. The basic research that we started out here was with king cobras, and now we've moved on into various other things. And the purpose of the Agumbe Rainforest Research Station is, as I stated, a research base. But more than that, it's very much to do with education, and that means not only locally, but really throughout the world. We're losing rainforest, and we've in fact lost approximately 80% of the rainforest here in the Western Ghats. And we cannot stand to lose any more, because this is the source of most of the water in South India. So from a conservation standpoint, getting people to understand and appreciate the rainforest is essential. But it's not just about conservation and sort of real, formal research and being very serious. We're all having a damn good time here too. दोस्तों, आज के दिन 1943 में जन्मे रोमुलस का हैप्पी बर्थडे है। हम उन्हें उनके इस खास दिन पर बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं कि वो अपने सफर में कामयाब हों। तो आइए सुनते हैं ये तड़कता फड़कता गाना। अलबेले देखे, जवानी के रेले देखे, हसीनों के मेले देखे दिल पे। तू ही छा गया हो, तू ही छा गया। हर नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, के सजनी पे दिल आ गया। तो सुना आपने ये गाना? भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये गाना सुनकर आपको भी याद आ गया होगा समंदर किनारे रंग बिरंगे घड़ों के बीच जितेंद्र और इठलाती बलखाती श्रीदेवी का जबरदस्त डांस। जानते, जिस शख्स ने इस फिल्म का निर्देशन किया था, उन्होंने अपने गानों को अलग तरीके से डायरेक्ट करके इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड बना दिया था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोवेलामुडी राघवेंद्र राव की, जिन्हें के राघवेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। राघवेंद्र का जन्म आज ही के दिन 1942 में हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री में इनकी डेब्यू फिल्म जिसे इन्होंने डायरेक्ट किया था वो थी साल 1975 में आई फिल्म बाबू। तब से लेकर अब तक राघवेंद्र राव 100 से ज्यादा फिल्में निर्देशित कर चुके हैं। राघवेंद्र तेलुगु सिनेमा के बहुत करीब हैं और वहां के बहुत सफल निर्देशक हैं। हम आज उनके इस स्पेशल दिन पर उन्हें ढेर सारी बधाइयां देते हैं। दोस्तों, बात इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हो रही थी और हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं में फिल्में बनाने का गौरव हमें ही प्राप्त है। उदाहरण के लिए अभी हमने बात की तेलुगु सिनेमा की, और अब जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है मलयालम सिनेमा के सरताज पी पद्मराजन जी। दोस्तों, आज ही के दिन पद्मराजन जी का जन्म साल 1946 में हुआ था। वो एक लेखक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक थे, पर जो सबसे खास बात थी उनमें वो ये कि उनके द्वारा निर्देशित सारी फिल्मों की स्क्रिप्ट वो खुद ही लिखते थे। शायद यही वजह थी कि वो अपनी फिल्म्स के किरदारों को कहीं बेहतर तरीके से निखार पाते थे। दोस्तों, उनकी कहानियां जिंदगी और समाज के लगभग हर पहलू को दिखाती थीं, जैसे प्यार, नफरत, जलन, जुनून और रहस्य। पर उनकी जिंदगी का अंत जैसे हुआ वो आज भी एक रहस्य बनकर रह गया है।
दरअसल कहते हैं कि उनकी आखिरी फिल्म आसमान में रहने वाले गंधर्वों की कहानी थी। इस फिल्म को नहीं करने की सलाह उन्हें सभी ने दी, यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी मना किया। पर फिर हजार मुश्किलें झेलने के बाद जब फिल्म पूरी बन गई तो उसका प्रमोशन करने के लिए वो कैलीकट गए। पर उनकी इस यात्रा ने उनके जीवन यात्रा को समाप्त कर दिया। कैलीकट के एक होटल में एक दिन अचानक ही उनका निधन हो गया और अपने सारे प्रशंसकों को वो उनकी याद में छोड़ गए। साथियों, मैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की तरफ से इस महान हस्ती को इनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देता हूँ। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मन थोड़ा सा उदास हो गया होगा ये बातें सुनकर, तो मैं काम करता हूँ कि आपको जाते जाते हमारे आज के शो के आखिरी हीरो से मिलवाता हूँ, जो दुनिया से लड़कर हीरो नहीं बने बल्कि खुद से लड़कर अपने आप को हराकर इन्होंने दुनिया को हंसाया। मैं बात कर रहा हूँ एक्टर और कॉमेडियन ड्रू कैरी की, जिनका भी आज जन्मदिन है। ड्रू साल 1958 में क्लीवलैंड ओहायो में जन्मे थे। ड्रू काफी समय तक अकेलेपन और कुछ पारिवारिक उलझनों के कारण बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहते थे। फिर पता नहीं उन्होंने मन में क्या ठानी और मरीन पुलिस में भर्ती हो गए। 6 साल की खुद पर मेहनत का नतीजा ये हुआ कि एक बिल्कुल अलग इंसान बाहर आया, जिससे शायद खुद ड्रू कैरी भी नहीं मिले होंगे। और जानते हैं दोस्तों, एक आदमी जो कभी डिप्रेशन में रहता था अपने दोस्त की मदद से बहुत अच्छा और मशहूर कॉमेडियन बन गया। दोस्तों, हम सलाम करते हैं ऐसे जज्बे को और ड्रू कैरी को उनके जन्मदिन की बधाइयां देते हैं। सच है, हम चाहें तो खुद को क्या से क्या बना सकते हैं। और साथियों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं मैं, आपका दोस्त संदीप भट्ट। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,